Hello student, welcome in my class. Student, today we are going to solve some questions depend on gamma functions. So let us start. यहाँ गामा फलन पे डिपेंड, गामा और बीटा फलन पर डिपेंड दो प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों को हमें प्रूफ करके दिखाना है। इन प्रश्न में लिखे गए इन समीकरणों को हमें प्रूफ करके दिखाना है। पहले प्रश्न में हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि गामा n अपॉन a टू द पावर n की वैल्यू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस ax x टू द पावर n माइनस 1 dx होता है। साथ में हमें दूसरे क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि बीटा और गामा फलन के बीच ये संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। इस रिलेशन में हमें प्रूव करके दिखाना है कि बीटा mn इक्वल्स टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n होता है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करेंगे हम, गामा फलन की परिभाषा का यूज करेंगे इस प्रश्न को प्रूव करने के लिए। सॉल्व ए। गामा फलन की परिभाषा से गामा फलन की परिभाषा से गामा फलन की परिभाषा लिख देते हैं। गामा फलन की परिभाषा के अनुसार गामा n को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। यह है गामा फलन की परिभाषा। यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, माना x इक्वल्स टू ay। तब अवकलन करने से देखो हमें क्या मिलेगा। तब अवकलन करने पर x का अवकलन dx, a अचर है, और y का अवकलन dy होगा। लिमिट चेंज करते हैं। जब x टेंड्स टू 0 तब y टेंड्स टू 0। जब x की लोअर लिमिट 0 होगी तब यहाँ x के जगह 0 रखने से हमें y का भी मान 0 मिलेगा। मतलब x का मान 0 होने पर y का भी मान 0 होगा। जब x टेंड्स टू इन्फाइनाइट तब y टेंड्स टू भी इन्फाइनाइट मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ हम x के जगह इन्फाइनाइट रखेंगे, x की वैल्यू जब यहाँ हम इन्फाइनाइट रखेंगे तो y की वैल्यू भी इन्फाइनाइट अपॉन a इन्फाइनाइट मिलेगा। इस प्रकार जब हम x के समाकलन को y में कन्वर्ट करेंगे तो x की लिमिट भी y में चेंज होगी और y की लिमिट ये होगी 0 टू इन्फाइनाइट। तो इन मानों को हम यहाँ रख देते हैं, जिससे हमें गामा n इक्वल्स टू मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस ay। x के जगह ay रखे हमने, यहाँ पर भी x के जगह ay लिखा जाएगा, तो ये होगा ay टू द पावर n माइनस 1, और dx के जगह dx का मान a dy। इस स्टेप को आगे हल करते हैं हम। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस ay, ये a टू द पावर n माइनस 1 है, और इंटू में y टू द पावर n माइनस 1 इंटू a dy। ये a की भी घात n माइनस 1 है और y की भी घात n माइनस 1 है। यहाँ देखो a की अगर टोटल पावर काउंट करें तो a की पावर n होगा, a की पावर n माइनस 1 इंटू a टू द पावर n। उस a टू द पावर n को हमने समाकलन से बाहर लिख दिया। अब देखो यहाँ समाकलन के अंदर क्या रहेगा, e टू द पावर माइनस ay इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 dy। इतना समाकलन के अंदर बचेगा। ये मान गामा n का मान है। इसी मान को अगर x के रूप में लिखना चाहे, x के समाकलन के रूप में, तो इस प्रकार लिखा जा सकता है, गामा n इक्वल्स टू a टू द पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस ax x टू द पावर n माइनस 1 dx। गामा n के इस मान को हमने x के रूप में लिखा, ये y के रूप में लिखा गया मान है, y के जगह x रखकर हमने गामा n के मान को x के रूप में लिखा। और यहाँ से देखो हमें क्या प्राप्त होगा, गामा n अपॉन a टू द पावर n इक्वल्स टू मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट
ई टू द पावर माइनस ए एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। और यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हम प्रूव कर चुके। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रूव करके दिखाना है कि बीटा और गामा फलन के बीच जो संबंध होता है वह ये होता है। मतलब हम बीटा एम एन को गामा फलन के रूप में गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन लिख सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए हम पिछले प्रश्न के प्रूफ का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि अभी अभी हमने प्रूव किया है कि गामा एन अपॉन ए टू द पावर एन का जो मान होता है वह इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ए टू द पावर माइनस ए एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स होता है। इसी मान का प्रयोग करके हम इस समीकरण को प्रूव करेंगे। यहाँ पर देखो, हम ये जो मान लिखा है इस मान को हम जेड के रूप में लिखते हैं। मतलब हम ए के जगह जेड लिखेंगे, जिससे हमें गामा एन अपॉन जेड टू द पावर एन का मान मिलेगा। और ये देखो कितना होगा, हमने ए के जगह एन रखा है, ए के जगह जेड रखा है। इधर जब हमने ए के जगह जेड रखा है तो राइट हैंड साइड में भी ए के जगह जेड रखना होगा, जिससे हमें इसका मान मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ए टू द पावर माइनस जेड एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। हमने ए के जगह पे जेड को सब्स्टिट्यूट किया है। इसको आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ से हम गामा एन को इस प्रकार लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट जेड टू द पावर एन को इधर लेके आ रहे हैं। ये होगा ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं स्टेप को। हम दोनों पक्षों में ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर एम माइनस 1 का गुणा कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों में ई टू द पावर माइनस जेड इंटू जेड टू द पावर एम माइनस 1 से गुणा करने पर, ऐसा करने से हमें देखो क्या प्राप्त होगा, गामा एन इंटू ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर एम माइनस 1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर एम माइनस 1 इंटू ये पूरा कंटेंट रहेगा ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। इसे अरेंज करके लिखते हैं हम, गामा एन ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर एम माइनस 1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। आधार समान होने पर घातों का योग होता है। जब हम ई की घातों का योग करेंगे तो हमें ई की घात में माइनस जेड ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एक्स मिलेगा। ई की घात में माइनस जेड एक्स मिलेगा, उसमें से माइनस जेड कॉमन लेंगे तो हमें ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स मिलेगा। साथ में जेड की घात m माइनस 1 इंटू जेड की घात n करेंगे तो हमें जेड की घात में m प्लस n माइनस 1 मिलेगा। आधार समान हो तो गुना करते समय घातों का योग होता है। इंटू में ये x टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स लिख देते हैं। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे जेड के सापेक्ष। दोनों पक्षों का जेड इक्वल्स टू 0 से जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक जेड के सापेक्ष समाकलन करने पर गामा एन इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ गामा एन को समाकलन से बाहर इसलिए लिखा क्योंकि गामा एन एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसको समाकलन से बाहर रखा। ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर एम माइनस 1 का 0 से इन्फिनिटी तक जेड के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं।
राइट हैंड साइड में 0 टू इन्फिनिटी, और फिर से हम समाकलन कर रहे हैं 0 से इन्फिनिटी तक। ये पूरा फलन लिख रहे हैं e टू द पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स जेड टू द पावर m प्लस n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1, और ये होगा डी जेड डी एक्स। हमने जेड के सापेक्ष दोनों पक्षों का 0 से इन्फिनिटी तक समाकलन किया है। अच्छा देखो, यहाँ पर गामा फलन की परिभाषा से इसको हम गामा m लिख सकते हैं। गामा फलन की परिभाषा क्या है देखते हैं। गामा फलन की परिभाषा को इस प्रकार से लिखा जाता है, गामा n इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ये गामा फलन की परिभाषा होती है, जिसके अकॉर्डिंग गामा n को इतना लिखा जाता है। इसी परिभाषा को अगर हम जेड के रूप में लिखें, यहाँ से हम गामा m का मान लिखें, और गामा m का मान अगर जेड के रूप में लिखें तो ये 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड टू द पावर m माइनस 1 डी जेड होगा। हमने परिभाषा यही लिखा है, लेकिन इस परिभाषा में हमने गामा m का मान लिखा है, और गामा m का मान हमने z के रूप में लिखा है। गामा m का मान लिखने के लिए हमने चर z का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये जो समाकलन है ये गामा m का मान है, तो यही हमने रखा है यहाँ। इस समाकलन के जगह गामा m रखा है, क्योंकि ये गामा m का मान है। उसके बाद हम इस समाकलन को इस प्रकार से लिखते हैं 0 टू इनफाइनाइट, ये x टू द पावर n माइनस 1, और फिर 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स जेड टू द पावर m प्लस n माइनस 1 डी जेड। और इस समाकलन के बाहर हम ये dx लिख देते हैं। अब हम इस अंदर वाले समाकलन को हल करते हैं। पहले ये 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n माइनस 1 जैसे का वैसा लिख दिए हमने। और इसे हल करने के लिए देखो हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ प्रतिस्थापन करेंगे हम z इंटू 1 प्लस एक्स को y के बराबर मानते हैं। इस समाकलन में ये जो 1 प्लस एक्स है ये अचर होगा, क्योंकि ये z के सापेक्ष समाकलन है, और z के सापेक्ष समाकलन में x वाले पद अचर रहेंगे, मतलब ये 1 प्लस एक्स अचर होगा। फिर ये z इंटू 1 प्लस एक्स में सिर्फ z चर कहलाएगा और 1 प्लस एक्स अचर। यहाँ से हम ये जो हमने माना है, यहाँ से हम z का मान y अपॉन 1 प्लस एक्स लिखेंगे। इसमें ये 1 प्लस एक्स अचर है। इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, जिससे डी जेड इक्वल्स टू मिलेगा डी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स को हमने जैसे का वैसा इसलिए लिखा क्योंकि 1 प्लस एक्स अचर है, चर y है, y का अवकलन डी वाई हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिमिट को भी चेंज कर देंगे। जब x की लोअर लिमिट 0 है तब y की लोअर लिमिट कितनी होगी, यहाँ से y की लोअर लिमिट z होगी। सो हम लिमिट को चेंज करते हैं। देखो यहाँ लिमिट चेंज करते समय हमें ध्यान में रखना है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये z का इंटीग्रेशन है, मतलब यहाँ पर समाकलन z के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, ये जो लिमिट है ये z की लिमिट है, z की लोअर लिमिट 0, z की अपर लिमिट इन्फिनिटी। जब यहाँ z की लोअर लिमिट 0 रखेंगे z के जगह, तो इससे हमें y का भी मान 0 मिलेगा, मतलब z टेंड्स टू 0 पर y टेंड्स टू 0 होगा। जब z की अपर लिमिट इन्फिनिटी लिखेंगे, यहाँ हम z के जगह इन्फिनिटी लिखते हैं, तो y का भी मान हमें इन्फिनिटी मिलेगा, इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस एक्स इन्फिनिटी। इस प्रकार से y की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होगी, z की लिमिट 0 पर y की लिमिट 0, z की लिमिट इन्फिनिटी पर y की लिमिट इन्फिनिटी, मतलब y की भी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होगी। तो इस लिमिट को लिखते हैं यहाँ हम, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड गामा n इंटू गामा m इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। फिर ये सेकेंड ये x टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, और सेकेंड इंटीग्रेशन में भी लिमिट 0 टू इनफाइनाइट रहेगी y की लिमिट, और e टू द पावर देखो यहाँ पर हमने z इंटू 1 प्लस एक्स को y माना है, तो यहाँ पर इसके जगह पे y आएगा,
और जेड के जगह पे y/1 + x आएगा। तो इसे लिख देते हैं यहाँ -y और z की जगह पे z की जगह पे y/1 + x। और यहाँ z की पावर में भी m + n-1 है, तो यहाँ z की पावर में ये z का मान हुआ, इसकी पावर में m + n-1 लिखेंगे। साथ में dz है और dz का मान हमने dy/1 + x प्राप्त किया है और साथ में ये dx लिख देते हैं। ये dz की जगह dz का मान dy/1 + x रखा और साथ में ये dx भी लिख दिया हमने। अब इस स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो कैसे आगे बढ़ाएंगे हम। यहाँ पर इसको लिख रहे हैं 0 to ∞ x⁻n-1 और ये होगा 0 to ∞ e⁻−y इंटू ये y⁻m + n-1 होगा और अपॉन में ये 1 + x m + n-1 आएगा। ये 1 + x की भी घात है, y की भी घात है ये, इंटू 1/1 + x dy dx। इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं हम। ये 0 to ∞ x⁻n-1 और यहाँ देखो ये जो x का फलन है इसको हम इस समाकलन से बाहर लेते हैं। तो समाकलन से बाहर देखो 1 + x की घात m + n-1 इंटू 1 + x, ये समाकलन से बाहर आएगा। ये 1 + x की टोटल घात m + n होगा, क्योंकि आधार समान हो तो गुना करते समय घातों का योग होता है। 1 + x की घात m + n-1 और ये 1 + x की घात 1, वो m + n-1 + 1 m + n होगा। अब जो बचा है उसको इस सेकेंड इंटीग्रेशन में लिखेंगे e⁻−y y⁻m + n-1 साथ में ये dy और इस इंटीग्रेशन के बाद ये dx भी लिख देते हैं। अच्छा देखो गामा फलन की परिभाषा क्या है। गामा फलन की परिभाषा के अनुसार गामा n को 0 to ∞ e⁻−y y⁻n-1 dy लिख सकते हैं। ये y के रूप में गामा फलन की परिभाषा, गामा n की परिभाषा। यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को इस इंटीग्रेशन से कंपेयर करके देखते हैं। अगर हम इस इंटीग्रेशन को इससे कंपेयर करके देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ n है तो n के जगह पे यहाँ इस इंटीग्रेशन में m + n है। यहाँ n होने के कारण इसे हमने गामा n लिखा, मतलब ये गामा n का मान है। यहाँ n के जगह m + n है तो ये गामा m + n का मान होगा, मतलब इस इंटीग्रेशन को हम गामा m + n लिख सकते हैं इस परिभाषा के अनुसार। इन दोनों को कंपेयर करने पर हम पाते हैं कि n के जगह इस इंटीग्रेशन में n है तो यहाँ n के जगह पे m + n है। ये गामा n का मान है तो ये गामा m + n का मान होगा। तो इसे आगे बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन 0 to ∞ x⁻n-1 अपॉन 1 + x⁻m + n इंटू ये इंटीग्रेशन को हमने लिख दिया गामा m + n। ये पूरा इंटीग्रेशन लिख चुके हम गामा m + n और साथ में ये dx। यहाँ लिखेंगे गामा फलन की परिभाषा से। अब आगे बढ़ाते हैं हम। ये टोटल स्टेप गामा n इंटू गामा m की इक्वल लिखी गई थी। ये गामा n इंटू गामा m को हम गामा m इंटू गामा n लिखते हैं। ये गामा m + n को समाकलन से बाहर लिख देते हैं, गामा m + n। अब समाकलन में क्या बचेगा देखो, यहाँ रहेगा x⁻n-1 अपॉन 1 + x⁻m + n dx। ये गामा m + n को इधर लेके आते हैं तो ये गामा n अपॉन गामा m + n होगा और ये 0 to ∞ x⁻n-1 अपॉन 1 + x⁻m + n dx। बीटा फलन में हमने पढ़ा था कि ये जो मान है ये बीटा mn का ये जो मान है ये बीटा mn का मान होता है।
आप चाहो तो हमारे पिछले क्लास की वीडियोस को देख सकते हो, जिसमें हमने प्रूव किया है कि बीटा एम एन का मान इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m प्लस n dx होता है। ये हमने प्रूव किया है, ये प्रूव किया है हमने कि इसका मान बीटा एम एन होता है। तो इसकी जगह हम बीटा एम एन लिख देते हैं। इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया कि बीटा एम एन इक्वल्स टू होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। यही प्रूव करना था हमें। इस प्रकार से हमने बीटा फलन और गामा फलन के बीच संबंध स्थापित किया। इसे बीटा गामा रिलेशन भी कह सकते हैं हम। आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद अगली क्लास में देखते हैं